गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पादप रोग विज्ञान में आज हम बाजरे का हरित बाली रोग इसके बारे में बात करेंगे। इस रोग को मृदु रोमिल आशिता रोग भी कहा जाता है। यह रोग विश्व के समस्त बाजरा उत्पादक देशों में पाया जाता है और भारत में ये जो है विकेंद्र रूप से बाजरा उगाने वाले जो प्रमुख राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इनमें जो है ये रोग पाया जाता है। भारत में सबसे पहले इस रोग को बटलर द्वारा खोजा गया 1907 में और इस रोग को स्थानीय भाषा में बाबा रोग, जोगी रोग, जोगिया रोग या कोड़िया रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस रोग से सामान्यतः 25% तक और अगर उग्र रूप से हो तो ये जो है 50% तक उपज कम कर सकता है। अब हम देखते हैं रोग के लक्षण। सबसे पहले हम कुछ इस तरह से पिक्चर्स को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं और ये रोगग्रस्त पौधे हैं। हम इसको देख रहे हैं, ये संक्रमित बाली है और ये संक्रमित बाली जो है पूरी तरह से हरी पत्ती नुमा संरचनाओं में बदल गई है और इसी लक्षण की वजह से इस रोग का नाम हरित बाली रोग पड़ा है। अब ये दूसरा डायग्राम, ये जो है अनुशूक स्पाइकलेट उसका है और इसमें देखो प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन हो गया और ये किस वजह से हुआ है कि इसमें जो है अतिवृद्धि हुई, जो अतिवृद्धि और अतिवर्धन प्रक्रिया होती है और जिसकी वजह से किसी भी कोशिका का आकार और उस अंग का आकार जो है बढ़ जाता है, असामान्य रूप से बढ़ जाता है। तो ये जो है अनुशूक हमें जो नज़र आ रहे हैं ये पूरी तरह से व्यावृत और इस तरह से अतिवृद्धि के रूप में हमें नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो पुंकेसर होता है, हमें पुंकेसर वो पत्तीनुमा पुंकेसर, देखो ये पुंकेसर, इसका फिलामेंट, इसका जो पूतंतु और ये परागकोश ये व्यावृत हो गए हैं, पत्तीनुमा संरचना में बदल गए हैं और इसकी वजह से ये होते हैं जो है बंदे हो जाते हैं। अब हम इस रोग के लक्षण देखते हैं। रोग के लक्षणों को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक तो मृदु रोमिल आशिता अवस्था जो कि मुख्यतः पत्तियों पर होती है और दूसरी है हरित बाली अवस्था जो कि पुष्प क्रम पर या बाली पर यह अवस्था हमें नजर आती है। अब मृदु रोमिल आशिता के या मृदु रोमिल अवस्था के क्या लक्षण है उसको हम देखते हैं। मृदु रोमिल अवस्था हम जानते हैं कि इसका रोग का प्रभाव इसमें पत्तियों पर होता है और पत्तियों पर जो है हरिमाहीनता क्लोरोसिस हो जाती है और इसमें जो है हरा रंग प्रारंभ में तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सफ़ेद हो जाता है और बाद में भूरा हो जाता है। और इसमें जो तरुण पत्तियां हैं, नई पत्तियां हैं, उसमें जो सफ़ेद या श्वेतपन जो दिखाई देता है वो धारियों के रूप में हमें नज़र आता है और पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद धारियों के स्थान पर बीजाणुधानी धर जो है समूह में रंध्रों से बाहर आ जाते हैं। अब जो है बीजाणुधानी धर या स्पोरेंजियोफोर या जिसे कह सकते हैं कोनिडियोफोर, वो जो है रंध्रों द्वारा बाहर आ जाते हैं और निचली सतह पर दूसरा सफ़ेद मृदु रोमिल डाउनी माइल्ड्यू ग्रोथ जो है उसे कहते हैं सफ़ेद मृदु रोमिल वृद्धि करते हैं और पुरानी जो पत्तियां हैं वो विकृत और झुर्रीदार हो जाती हैं। पुरानी पत्तियां जो है झुर्रीदार होती है और तरुण पत्तियों की अपेक्षा पुरानी पत्तियां जो है शीघ्रता से सफ़ेद होकर भूरी जाती है और विकृत होकर के व्यावृत और झुर्रीदार जाती हैं और सिरे से जो है धारियों में ये पत्तियां फट जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि रोग जो है उसका संक्रमण बीजांकुर पर होता है, सीडलिंग उस पर भी होता है और रोगी बीजांकुरों की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी निचली सतह उस पर भी माइल्ड्यू ग्रोथ या सफ़ेद आशिता वृद्धि से ये ढकी रहती है और जो रोगी बीजांकुर होते हैं वो बौने रह जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। उसके बाद हम जो है हरित बाली अवस्था को देखते हैं कि इस अवस्था में क्या क्या लक्षण हमें नज़र आते हैं। इस रोग में, हरित बाली रोग में, इस रोग के मुख्य लक्षण जो है हरित बाली अवस्था में के जो लक्षण है वो पुष्प क्रम पर इनफ्लोरेसेंस पर दिखाई देते हैं और जो सूखीवत बाली है स्पाइकलेट जो होती है, ईयर जो होती है
उस पर हमें संपूर्ण भाग उसका पत्तियों में, हरी पत्तियों जैसी संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है और इस लक्षण के कारण इस रोग को हरित बाली रोग के नाम से भी जाना जाता है। इन हरी बालियों में जो अनुशुकी के सूख जो होते हैं, यानी स्पाइकलेट्स के जो सूख होते हैं, वो अतिवृद्धि और प्रचुरोद्भवन के कारण व्यावृत होकर के और चपटे, गोल अथवा कोणी हो जाते हैं, स्पाइकलेट के ब्रिस्टल्स। और जो रूपांतरित बालियाँ हमें नजर आती है वो 3 प्रकार की हो जाती है इसमें। कैसे कि संपूर्ण बाली जो है या तो पत्तियों जैसी संरचना में बदल जाती है और उसकी लंबाई सामान्य रहती है, या फिर ये हो सकता है कि बाली की लंबाई तो सामान्य रहती है लेकिन जो नीचे का भाग जो है वो पत्तियों के समूह में यानी लीफी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, जबकि ऊपर के भाग में कुछ दाने हो सकता है वो स्वस्थ बचे रह जाएं। तीसरी अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि कभी कभी कुछ बालियाँ ऐसी बनती है जिसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है और संपूर्ण बाली छोटी पत्ती जैसी संरचनाओं का गुच्छा दिखाई देती है। तो 3 अवस्थाएं जो है रूपांतरित बालियों में हमें इस रोग में नजर आ सकती है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि स्पाइकलेट्स के जो अनुशुकी के सूख जो है वो अतिवृद्धि और प्रचुरोद्भवन के कारण व्यावृत हो जाते हैं और कोणी हो जाते हैं, और इन जो सूखों का भाग जो है ऊपर वाला भाग, इन ब्रिस्टल्स का जो ऊपर वाला भाग व्यावृत हो जाता है और कोर्क की भांति हमने क्या कहा कि जो अनुशुकी के सूख अतिवृद्धि और प्रचुरोद्भवन के कारण व्यावृत हो जाते हैं और इन सूखों के ऊपर का भाग व्यावृत या कोर्क पैच की भांति हो जाता है, स्प्रिंग तरह। इस तरह से जो है ये हम अगर इसको देखें तो सूख जो है इस तरह से जो है कोर्क की भांति इस तरह से में मुड़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक पुष्पवृंत पेडिसेल पर एक अनुशुकी के स्थान पर 2 अनुशुकी भी उत्पन्न हो जाते हैं, और जो पुंकेसर होते हैं वो पत्ती नुमाया ठूंठ की भांति हो जाते हैं। यदि पुंकेसर पत्ती की संरचना बदल जाते हैं तो उस समय इसका पूतंतु, जैसे फिलामेंट कहते हैं, वो जो है लंबाई में बढ़ जाता है और परागकोश भी लंबा और परदार अथवा कभी कभी व्यावृत हो जाता है। हमने जो डायग्राम देखा था कि पुंकेसर जो है इसका परागकोश वो भी जो है व्यावृत हो जाता है, और कभी कभार जो है पुंकेसर भूरी और चर्म जैसी नुकीली संरचनाओं में बदल जाता है, और जिससे पूतंतु और परागकोश को अलग अलग पहचाना भी नहीं जा सकता है, एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है एक अनुशुकी में, एक स्पाइकलेट में जो पुष्पकों की संख्या होती है, जो फ्लोरेट्स की जो संख्या होती है 2 से 4 तक हो जाती है, और रोगग्रस्त पौधे में जो है स्त्री केसर या पिस्टिल जिसे कहते हैं विकसित नहीं हो पाता है। तो ये जो है सामान्य लक्षण थे हरित बाली अवस्था के और मृदु रोमिल आसिता रोग के। अब हम देखते हैं रोगजनक कि रोग जो है किसके द्वारा होता है, उस पैथोजन का नाम क्या है। बाजरे का हरित बाली रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसके द्वारा होता है, और यह ओमाइसीटिस वर्ग का सदस्य है। इसका गण जो है पेरोनोस्पोरेल्स है, और इसका फैमिली जो है कुल है वो पेरोनोस्पोरेसी है, और इसका जो है वंश स्क्लेरोस्पोरा है, और इसकी जाति ग्रेमिनिकोला है। तो इसका वर्गीकरण हुआ इस रोगजनक का। अब हम रोगजनक के बारे में जानते हैं जो है कि ये रोगजनक किस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें जो है इसके लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एक अविकल्पी परजीवी कवक है। अविकल्पी परजीवी कवक हम उसे कहते हैं जो केवल जीवित कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, केवल जीवित कार्बनिक पदार्थों से। इसमें जो है यह क्षमता नहीं होती है कि वो मृत पदार्थों से भी अपना भोजन या अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके, इसलिए इसको कहते हैं अविकल्पी परजीवी, कि परजीवी के अलावा इसके पास में कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, परपोषी में सर्वांगी रूप से उपस्थित, सर्वांगी रूप से, सिस्टमिक रूप से, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पौधों में कि समस्त भागों में पाया जाता है। तना, पत्तियां, पुष्पग्राम सभी भागों में अगर कोई भी रोगजनक अगर पाया जाता है और कोई रोग जो है करता है तो उसको हम कहते हैं सर्वांगी रोग। और स्क्लेरोस्पोरा जो कवक है उसका कवक जाल सुविकसित होता है, शाखित होता है, पटहीन और संकोशिकीय। पटहीन अगर होगा
तो उसमें क्या होगा कि केंद्रक जो है यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होंगे, और तब हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर एक केंद्रकी या द्विकेंद्रकी या बहुकेंद्रकी अवस्था है, तो उसको हम कहेंगे संकोशिकीय कवक जाल। तो स्क्लेरोस्पोरा के अंदर संकोशिकीय कवक जाल पाया जाता है। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि संकोशिकीय हम कहते कैसे। अब आगे देखते हैं कवक तंतु अंतराकोशिकीय। अंतराकोशिकीय अंतराकोशिकीय मतलब होता है कि सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर फॉर्म में जो है इसका पूरा पूरा कवक जाल पाया जाता है। और ये फिर क्या होता है कि मीजोफिल टिश्यूज पर्ण मध्योतक उत्तक जो होते हैं परपोषी के, उन उत्तकों में जो है अंतरकोशिकीय चूषकांग उत्पन्न करता है। कंदिल प्रकार के चूषकांग, कंदिल प्रकार के चूषकांग जो उत्पन्न करता है, ये चूषकांग जो है इंट्रासेलुलर या अंतरकोशिकीय रूप से जो है परपोषी में उन उत्तकों में प्रवेश करते हैं, और वहाँ से जो है उसके जो संचित भोज्य पदार्थ को जो है डिजोल्व करते हैं, और वहाँ से फिर क्या करते हैं, उसे पोषण प्राप्त करके अपने बाकी कवक जाल को जो है कवक को प्रदान करते हैं। तो ये इसका कवक जाल हुआ। उसके बाद अलैंगिक जनन की बात करें कि अलैंगिक जनन जो है स्क्लेरोस्पोरा के अंदर बीजाणुधानियों द्वारा या कोनिडिया द्वारा होता है। बीजाणुधानी धर पर उत्पन्न जो कोनिडियोफोर है, जो बीजाणुधानी धर या कोनिडियोफोर जिसे कहते हैं, केवल संक्रमित पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। कोनिडिया जो है बीजाणुधानी धर पर बनते हैं, और बीजाणुधानी धर जिसे कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, वो केवल संक्रमित पत्ती की जो इन्फेक्टेड लीफ है उसकी निचली सतह पर बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, इसकी केवल निचली सतह पर। और जो स्पोरेंजियोफोर बनेगी या बीजाणुधानी धर बनेगा, वो जो है अपने आधार पर तो अशाखित होगा, अनब्रांच्ड होगा, लेकिन शीर्ष पर जो है 2 से 3 शाखाओं में द्विभाजित शाखित होगा, 2 से 3 शाखाओं में विभाजित होगा। तो हम इसको डायग्राम को देखें तो हमें इस तरह से ये नज़र आ सकता है। ये डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि निचली सतह से जो है ये बीजाणुधानी धर, और यहाँ पर आधार पर तो ये अशाखित है, और शीर्ष पर जो है ये 2 से 3 शाखाओं, ज़्यादा शाखाओं में बन सकता है, द्विभाजित शाखित हो गया है। अब जो बीजाणुधानी या कोनिडिया जो बनेंगे बीजाणुधानी धर के ऊपर, वहाँ पर जो है एक प्रांगुल का निर्माण होगा, और प्रांगुल के शीर्ष पर जो है ये कोनिडिया या बीजाणुधानी बनेगी, स्पोरेंजिया बनेगी। और फिर जो है इस बीजाणुधानी में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जू स्पोर्स का निर्माण होता है, और जू स्पोर्स फिर आगे चल करके अंकुरित होते हैं। स्क्लेरोस्पोरा जो कि ऊमाइसिटीज वर्ग का सदस्य है, इसमें जो चल बीजाणु होते हैं, ऊमाइसिटीज वर्ग की विशेषता होती है कि उसके अंदर जो चल बीजाणु या जू स्पोर्स पाए जाएंगे वो द्विकशाभिक होंगे, वृक्काकार होंगे, और कशाभिकाएँ जो है 2 तरह की होगी। फ्लैजिलास के अंदर 2 तरह की होगी। किस तरह की? टिंसल और विप्लेस, कूर्च और प्रतोद कशाभिकाएँ, 2 तरह की जो है कशाभिकाएँ होगी। ये देखो, ये इसका जो है रेनिफॉर्म वृक्काकार चल बीजाणु, द्विकशाभिक, कशाभिकाएँ पार्श्व स्थिति में है, न अग्र सिरे पर है न पश्च सिरे पर है। पार्श्व स्थिति में इसमें जो है कशाभिकाएँ हैं, एक जो है टिंसल है और एक विप्लेस यानी एक कूर्च है और एक प्रतोद प्रकार की कशाभिकाएँ हैं। तो ये जो है इसका चल बीजाणु, और यह चल बीजाणु जो है परपोषी पत्ती पर उपस्थित जल या ओश में जो है क्रियाशील रहता है, और उसके बाद कुछ समय पश्चात अपनी कशाभिकाएँ त्याग कर गोल परिपुट सिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, गोल परिपुट में परिवर्तित हो जाते हैं। और यानी ये जो हमें चल बीजाणु दिखाई दे रहा है वो कुछ समय बाद अपनी कशाभिकाएँ त्याग देगा, और इस तरह से एक गोल सिस्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और यह फिर जो है सिस्ट आगे चल करके और जर्मिनेट होगी, जर्म ट्यूब बनाएगी, और जर्म ट्यूब जो है आगे चल के इस तरह से जनन नलिका बना करके और अंकुरित होकर के और कवक जाल का निर्माण करती है। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन स्क्लेरोस्पोरा के अंदर विषम युग्म की प्रकार का होता है, ऊगैमस प्रकार का होता है इसके, और इस लैंगिक जनन के फलस्वरूप ऊस्पोर या निषिक्तांड का निर्माण होता है। लैंगिक जनन अंग जो है पूंधानी और
अंडधानी कहलाते हैं। तो ये इस रोगजनक के लक्षण। उसके बाद हम बात करते हैं रोग चक्र या संतनन। रोग चक्र कि रोग चक्र इसमें किस तरह से होता है, प्राथमिक संक्रमण किस तरह से होगा, द्वितीयक संक्रमण इसमें या द्वितीयक प्रसार जो है रोग का किस तरह से होता है। तो हम ये देखते हैं कि यह एक सॉइल बोर्न मृदोड रोग है। मृदोड रोग, सॉइल बोर्न। मृदोड रोग का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है रोग के अवशेष जो है, रोगजनक के अवशेष मृदा में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, और जब भी वहाँ कोई फसल बोई जाती है तो मृदा में स्थित रोगजनक के अवशेष जो निवेश द्रव्य है, जो इनोक्यूलम है, उसके द्वारा उसमें फैलता है, उसका प्रसार होता है। तो प्राथमिक संक्रमण अगर हम देखें तो वो जो है प्राथमिक संक्रमण निषिक्तांड के द्वारा होगा। निषिक्तांड जो मिट्टी में इस रोगजनक के पत्तियां और अवशेष जो पड़े रहते हैं उसमें यूस्पोर काफ़ी वर्षों तक जिंदा रहता है, जीवित बना रहता है, क्योंकि इस निषिक्तांड की जो भित्ति होती है काफ़ी मोटी होती है, और इस मोटी भित्ति की वजह से ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को जीवित बनाए रखता है। और जैसे ही पर्याप्त जो है वातावरण होगा, आर्द्रता और तापमान अनुकूल होगा, तभी जो वहाँ अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के और प्राथमिक संक्रमण करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अवशेषों में जो है 5 वर्ष तक ये जीवित रह सकते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में, तापमान और आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में ये जो है जनन नलिका बना करके अंकुरित होते हैं। और ये अंकुरित होकर के जो परपोषी बाजरा, इसका परपोषी बाजरा है, उसके बीजांकुर के जो मूल रोम या भ्रूणाग्र चोल, जो सीडलिंग है, उसके मूल रोम में या भ्रूणाग्र चोल में जो है सीधे प्रवेश करके, डायरेक्ट पेनिट्रेशन करके और प्राथमिक संक्रमण करते हैं। तो स्पष्ट है कि प्राथमिक संक्रमण जो है डेब्रिश में, जो प्लांट पादप अवशेष में जो निषिक्तांड पड़े हैं, उनके द्वारा होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक संक्रमण। कोई भी रोग चक्र हम अगर लिखते हैं हम उसके बारे में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह का रोग है, मृदोड रोग है या बीजोड रोग है, और उसमें प्राथमिक संक्रमण किस तरह से होगा और द्वितीयक संक्रमण किस तरह से होगा। बस इन 3 बातों को ही ध्यान देना जरूरी है। तो प्राथमिक संक्रमण हम देख लिया। अब द्वितीयक संक्रमण की बात करते हैं। द्वितीयक संक्रमण जो है वो जो है बीजाणुधानियों के द्वारा, बीजाणुधानियाँ या कोनिडिया द्वारा वो होगा। कोनिडिया जो है वर्षा ऋतु में, बारिश की सीज़न में जो है क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसमें जो है उसको पर्याप्त नमी मिलती है, आर्द्रता मिलती है, और उसमें जो है ये क्रियाशील होकर के और वायु द्वारा, जल द्वारा या कीटों के द्वारा, एयरबोर्न, वाटरबोर्न और जो है इंसेक्ट कोज्ड एजेंसी के द्वारा जो है ये रोगग्रस्त परपोषी से स्वस्थ परपोषी पर आक्रमण करते हैं। कि कोनिडिया बन गया, ऊस्पोर जो है उसने प्राथमिक संक्रमण किया, और उसके बाद में ऊस्पोर जो है पौधे में आगे बढ़ता है और पत्तियों तक पहुंचता है उसका जो है कवकजाल, और वहाँ पर जो है कवकजाल फैल करके और पत्तियों की निचली सतह से हमने देखा था कि जो है बीजाणुधानी धर का निर्माण करता है, और बीजाणुधानी धर के शीर्ष पर बीजाणुधानियों का या कोनिडिया का निर्माण होगा, और ये कोनिडिया जो बनेंगे, ये कोनिडिया रोग के द्वितीय प्रसार में सहायक होते हैं। और वहाँ से जो कोनिडिया के अंदर जो चल बीजाणु बनेंगे, और वो चल बीजाणु पर्णरंध्रों से प्रवेश करके द्वितीयक संक्रमण करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं, जो पर्णरंध्र होते हैं, वहाँ से जो है प्रवेश करके और रोग का द्वितीयक संक्रमण करते हैं। तो ये रोग चक्र हुआ कि रोग एक मृदोड रोग है, प्राथमिक संक्रमण निषिक्तांड के द्वारा होता है, और द्वितीयक संक्रमण बीजाणुधानियों या कोनिडिया के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं रोग नियंत्रण के उपाय, कि इस रोग को नियंत्रित कैसा किया जाए, बाजरे के हरित वाली रोग को। तो इसमें जो है सबसे पहले रोगी पौधे का उन्मूलन, इरेडिकेशन करना, कि निषिक्तांड बनने से पहले ही उन्मूलन कर देना चाहिए, कि रोग के अवशेष जो है मृदा में न गिरे, तो जो है उसमें निषिक्तांड बनने से पहले ही रोगी पौधे को वहाँ से हटा देना चाहिए, उन्मूलन कर देना चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र हम जानते हैं कि जो है परपोषी जो है होस्ट और नॉन होस्ट, परपोषी और गैर परपोषी फसल का जो है एकांतरित रूप से उसको बोना, और इस फसल चक्र में जो कम से कम 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। और इस 5 वर्ष के फसल चक्र से क्या होगा कि जो है उसको एक अपना जो अनुकूल परपोषी नहीं मिलने पर ये जो स्क्लेरोस्पोरा
कि जो निषिक्तांड जो कि 5 वर्ष तक अपने आप को सर्वाइव बनाए रखते हैं, जिंदा बनाए रखते हैं, वो अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और रोग का प्रसार जो है प्राथमिक संक्रमण नहीं हो पाएगा। तो फसल चक्र भी रोग नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं स्वच्छ बीजों का प्रयोग। स्वच्छ बीज का मतलब हुआ कि निषिक्तांड रहित बीज और प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड, उनको बोने से हम जो है रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा निम्न भूमि और जलमग्न भूमि, लो लाइंग और वाटर लॉक्ड एरिया सॉइल, उसमें फसल नहीं लेनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो निम्न भूमि है और जलमग्न भूमि जो है, उनमें जो है आर्द्रता पर्याप्त पूरे वर्ष बनी रहती है और पर्याप्त आर्द्रता में जो है इस रोग का प्रसार तीव्र गति से होता है। तो हमें इस तरह की भूमि में फसल नहीं लेनी चाहिए। फिर जो है हम बात करते हैं रोग रोधी किस्मों का प्रयोग। उषा मोती HB1, BJ104, BK203, ये कुछ रोग रोधी किस्में हैं जिसको बोने से इस रोग का इस जो है परपोषी पर, बाजरे की फसल पर रोग का असर नहीं होता है। पूषा मोती जो किस्म है, उस किस्म का निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI न्यू दिल्ली, उसके द्वारा इस किस्म का विकास किया गया है, डेवलप किया गया है। उसके बाद बीज उपचार, बीज को जो है कवकनाशी जो फंजीसाइड से एग्रोसोन, GN और थायरम, उनमें जो है ट्रीटमेंट करते हैं और उस ट्रीटमेंट के द्वारा जो बीज हमें प्राप्त होते हैं उस बीज को हम उगाते हैं, तो इस पर जो है निषिक्तांड का असर नहीं होता है, उसको जो है प्राइमरी इनोकुलम का असर नहीं होता है। इसके अलावा छिड़काव, स्प्रे करना, स्प्रे जो है मैंकोजेब, मिल्टॉक्स या ब्लाइटेन, इसका जो घोल बनाया जाता है उस घोल द्वारा रोगग्रस्त पौधे पर छिड़काव किया जाता है और उससे जो है ये हम जो है रोग का, बाजरे के हरित बाली रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर बाजरे का हरित बाली रोग या मृदु रोमिल आश्रिता रोग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।